Hey guys, welcome to my channel Love Biology. I hope you all are well. देखो, आज कुछ पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं बस कुछ चीज़ें तुमको बताना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि नीट क्रैक करने के लिए हम कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, फिजिक्स पे करें या फिर केमिस्ट्री पे करें या फिर बायोलॉजी पे करें। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों इक्वल सब्जेक्ट्स है, मतलब इन तीनों का इंपॉर्टेंस नीट एग्जाम में बहुत ही इक्वल है, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस। लेकिन उनका जो मार्क है, जो वेटेज है, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। जहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिर्फ 180 होता है, वहाँ पर बायोलॉजी का 360 होता है, द डबल, ठीक है। तो क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज डबल होता है और बायोलॉजी इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो हम इस पर फोकस इसलिए करेंगे ताकि अगर हम बायोलॉजी में एबव 330 रख लें, किसी भी तरह से एबव 330 रख लें, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा कम मार्क रखने से भी हमको नीट आसानी से मिल सकता है, ठीक है। तो देखो, अब जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, थोड़ा इजी कर दिया है उन्होंने, ठीक है। टोटल एनसीईआरटी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो नीट को क्रैक करने के लिए सबसे पहले बी थरो अबाउट द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट सारे याद रखना है, ठीक है। मतलब हर एक लाइन, मतलब एनसीईआरटी, मतलब अगर तुमको कोई एनसीईआरटी का पहला लाइन पूछे, तुमको दूसरा लाइन आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से एनसीईआरटी को याद रखना, एनसीईआरटी को पढ़ना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक लाइन में क्वेश्चन होता है, ठीक है। और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ मतलब हॉट्स क्वेश्चन आ जाते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग, या फिर कुछ थोड़ा के घुमा के गिरा देता है, ठीक है। कुछ जो आउट क्वेश्चन आ जाते हैं 10 to 20%, ठीक है, जिसके लिए तुमको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी होगा, ठीक है। लेकिन तुम सिर्फ नीट के लिए प्रिपेयर नहीं करते हो, एम्स के लिए भी प्रिपेयर करते हो, जिपमर के लिए भी प्रिपेयर करते हो, वहां पे तो बाहर से भी क्वेश्चंस आते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, जो मतलब जनरल नॉलेज एक बायोलॉजी के स्टूडेंट को जानना बहुत बहुत जरूरी है, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम उसी तरह कुछ चैप्टर्स के चलेंगे, मतलब अब से 1 महीने तक हम सारे चैप्टर्स को एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि नीट बहुत जल्दी आने वाला है, अब कोविड सिचुएशन थोड़ा हल्का हो गया है, पेशेंट्स कम होने लगे हैं, तो पिछली साल की तरह इस साल भी नीट का एग्जाम बहुत जल्दी शायद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पिछली साल लेट हुआ था, लेकिन इस साल शायद जल्दी हो जाए, ठीक है। तो आज शुरू करने से पहले मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि 1 महीने में हम बायोलॉजी का पूरा कोर्स हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड, ठीक है, कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं, सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड मेन पॉइंट्स हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चाहे वो नीट के लिए हो, एम्स के लिए हो या फिर जिपमर के लिए हो, ठीक है। तो फिर चलो शुरू करते। तो आज का हमारा चैप्टर है पहला सेल बायोलॉजी या फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। देखो, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम आज कुछ न्यूमोनिक्स के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। ओवरऑली सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे विद सम न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स क्या होता है, मतलब मैं तुम्हें कुछ ट्रिक्स दूंगा जिससे तुमको कुछ हार्डवर्क चीजें मतलब याद रखने में वो मदद कर लेगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, द रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई इज 100 माइक्रोमीटर एंड ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप इज 0 माइक्रोमीटर। देखो, रिजोल्यूशन क्या होता है, मतलब तुम कितना छोटा चीज को तुम देख सकते हो, वो तुम्हारा रिजोल्यूशन होता है आई का, ठीक है। वो एक ऑप्टिकल लेंस का रिजोल्यूशन होता है। हमारे आई का रिजोल्यूशन है 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। हम अपने नेकेड आई से 100 माइक्रोमीटर छोटी चीज को हम देख सकते हैं, लेकिन एक लाइट माइक्रोस्कोप में हम 0.2 माइक्रोमीटर तक देख सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर इज कैलकुलेटेड यूजिंग एबे इक्वेशन। एबे इक्वेशन एक साइंटिस्ट ने दिया था, एबे, ठीक है। उससे हम रिजॉल्विंग पावर क्या होता है ऑप्टिकल लेंस का, उसका हम मेजर कर सकते हैं। रिजोल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0.61 लैम्ब्डा डिवाइडेड बाय एन ए। देखो, लैम्ब्डा क्या है, वेवलेंथ, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लैम्ब्डा इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। और न्यूमेरिकल एपर्चर, न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है, एक ऑप्टिकल लेंस में कितने एंगल से एक लाइट ऑब्जर्व करता है फिर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एपर्चर। इसका तुमको दे दिया होगा अमाउंट, वेवलेंथ का भी तुमका दे दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एम्स या जिपमर में आते हैं, ठीक है, ये नीट में नहीं आएंगे, एम्स या जिपमर में आएंगे। रिजोल्यूशन तुम कैसे निकालोगे, इस फार्मूला को याद रखो, 0.61 लैम्ब्डा इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर, ठीक है, डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल एपर्चर, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा रिजोल्यूशन। ऑयल इमर्शन लेंस के लिए हमारा न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है, 1.4, ठीक है। इस नंबर को भी याद रख लेना। ये क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर, ठीक है, ये सिंपल रूल है। फिर आता है डार्क फील्ड या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इसको जिग्मोंडी ने डेवलप किया था। डार्क फील्ड या फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विजिबल लाइट, मतलब हमारा नॉर्मल लाइट यूज करता है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एक है, देखो ये बहुत मतलब एक्सेप्शनल माइक्रोस्कोप है। देखो, तुम कुछ भी सेल को अगर देखना चाहोगे जो नेकेड आई में नहीं दिखते हैं, तुमको उसको स्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। बिना स्टेन किए तुम उसको नहीं देख सकते हो, वो चाहे लिविंग सेल हो नॉन लिविंग सेल हो। लेकिन ये जो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, ये तुमको लिविंग सेल्स बिना स्टेन के भी दिख सकते हो तुम इसमें, मतलब स्टेन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल मास लो और माइक्रोस्कोप में देखो तुमको दिख जाएगा, ठीक है। इसमें से तुम माइटोकॉन्ड्रिया को भी देख सकते हो, ठीक है।
और इसको किसने इन्वेंट किया था? जर्निकी ने, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द मोस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है। मतलब ये सबसे एडवांस्ड है, सबसे मॉडर्न है, ठीक है। इसको इन्वेंट किया था नॉल और रिस्क ने, ठीक है। ये एक स्कैनिंग और ट्यूनलिंग टाइप है, मतलब ये स्कैन करता है वो जो सेल मास को, ठीक है। हाई वेलोसिटी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से यूज करता है जो 0.5 एंगस्ट्रॉम्स के होते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस इसमें यूज होते हैं। देखो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज नहीं हुआ तो वो इलेक्ट्रिक करंट को स्कैन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको स्कैन करने के बाद हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कंप्यूटर स्क्रीन में उसको देख सकते हैं। जो हमारे बड़े बड़े लैब्स होते हैं, बड़े बड़े पैथो लैब्स होते हैं, जो जहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। लेकिन हमारे कॉलेज स्कूल्स में जो होता है वो होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, या फिर लाइट माइक्रोस्कोप। सिर्फ लाइट का यूज करके हम उसमें देख सकते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय जॉनसन एंड जॉनसन। और ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका बहुत ही हाई रिजोल्यूशन है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही एडवांस्ड है, इसलिए उसका हाई रिजोल्यूशन मतलब बहुत ही छोटे चीज को देख सकता है, ठीक है। राइबोसोम जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है उसको भी तुम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हो। फिर क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? बेस्ड ऑन डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ ईच कंपोनेंट्स फॉर इट्स सेपरेशन फ्रॉम द मिक्सचर। देखो अगर एक मिक्सचर में तुम कुछ अलग अलग सेल मास लोगे, ठीक है, हर सेल का मूवमेंट, उसका मोटिलिटी का स्पीड अलग अलग होता है। क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम उस सेल को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो सेल का उसका जो स्पीड होता है, उसका जो मूवमेंट होता है, हर सेल का डिफरेंट होता है, ठीक है। उसी डिफरेंशिएशन मूवमेंट का यूज करके हम क्रोमेटोग्राफी फेज में उसको हम देख सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज, इसको तुम बायोमोलिकुल्स जो एडवांस होता है वहां पे तुम पढ़ोगे, ठीक है। किसको? पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज में, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन सेपरेशन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को देख के प्रोटीन का तुम सेपरेट में कर सकते हो। द रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप एंड चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब प्रोटीन मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह पे जो जाएगा तो उस किस पे डिपेंड करेगा? द शेप, साइज एंड चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो मॉलिक्यूल का मतलब वो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो जितना छोटा होगा उतना स्पीड मूव करेगा, और तुम जितना ज्यादा चार्ज दोगे वो उतना स्पीड मूव करेगा, ठीक है। मतलब मोर चार्ज एंड लेस साइज इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। दैट मीन्स द रेट ऑफ माइग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल, व्हेयरएज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरे डिफ्रैक्शन डिटरमाइंस द 3D पोजीशन ऑफ एटम्स इन बायोमोलिक्यूल्स यूज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक फॉर डिटरमाइन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक्सरे डिफ्रैक्शन जो होता है, एक्सरे का यूज करके, ठीक है, एक्सरेज को यूज करके हम एक सेल को उसका जो 3D पोजीशन है हम उसको देखेंगे, ठीक है। वाटसन और क्रिक जिन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जो डीएनए का हम अभी जो मॉडल जानते हैं द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन का यूज करके वो मॉडल बनाया था, ठीक है। फिर आता है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी टू ट्रेस मेटाबॉलिक पैथवेज C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज स्टडीड थ्रू C14 ऑटोग्राफी। देखो C3 साइकिल क्या है? C3 मतलब केल्विन साइकिल, या फिर इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये सनलाइट के प्रेजेंस में भी हो सकता है, सनलाइट के एब्सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। और ये C14 ऑटो रेडियोग्राफी क्या होता है, ठीक है। ये जो C14 ऑटो रेडियोग्राफी जो C3 साइकिल ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज करता है, ये एक टेक्निक होता है जहां पे तुम एक्सरे को यूज करते हो टू विजुअलाइज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तुम एक्सरे का यूज करके, ये देखो ये जो C14 जो ऑटो रेडियोग्राफी है, ठीक है, इसको तुम मतलब एक प्रोसेस है, ठीक है, टेक्निक है। इसका तुम यूज करके जो एक्सरे होता है उसका तुम यूज करके इसको जो टेक्निक में तुम देख सकते हो अंदर का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं C14 ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है। फिर आता है वाइटल स्टेंस। देखो वाइटल मतलब लिविंग, ठीक है। तुमने मूवीज में भी देखा होगा, वो बोल रहे होंगे कि व्हाट आर द वाइटल्स। वाइटल्स मतलब उसका हार्ट रेट क्या है, रेस्पिरेशन रेट क्या है, ठीक है, पल्स रेट क्या है। इसलिए वाइटल स्टेंस क्या होता है? द स्टेंस यूज फॉर स्टेनिंग लिविंग सेल्स। देखो लिविंग सेल्स, क्योंकि लिविंग सेल्स को स्टेन किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं वाइटल स्टेंस, ठीक है। उसका एक एग्जाम्पल है जैनस ग्रीन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन के लिए जैनस ग्रीन यूज होता है। न्यूट्रल रेड और मिथाइलिन ब्लू, ये भी दो तरह के वाइटल स्टेन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग? देखो पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ फिर तुमको समझा दूंगा। सेल फिक्स्ड प्लस क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन प्लस अल्कोहल, ग्राम पॉजिटिव रिटर्न्स पर्पल कलर, ग्राम नेगेटिव इज कलरलेस, व्हेन इट एडेड विद सैफरन टेक्स रेड कलर। देखो ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें तुम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में एक बेसिक डिफरेंस होता है। ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल होता है, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, वो मोटा होता है, थिक होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव में जो सेल वॉल होता है दैट इज थिन। द पेप्टिडोग्लाइकन सेल लेयर इज थिन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
जब तुम क्रिस्टल वायलेट ऐड करोगे आयोडीन और आयोडीन के साथ तो क्या होगा, दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे, देखो पहला तो वायलेट दोनों सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जब वायलेट कलर क्रिस्टल वायलेट जब तुम स्टेन कर रहे हो, जब आयोडीन मॉलिक्यूल तुमने उसको मिला दिया, क्रिस्टल वायलेट सॉल्युबल है लेकिन आयोडीन मिलाने के बाद वो इनसॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। जब पेप्टिडोग्लाइकन सेलुलर जो मोटा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, वहां पे ये जो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन का मिक्सचर ट्रैप हो जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो पतला है ग्राम नेगेटिव में, तो उसके ऊपर एक लेयर बना देगा, ठीक है। फिर जब हम अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल एक डिकोलराइजर होता है, ठीक है, जो स्टेन्स को डिकोलराइज कर देता है, ठीक है। अल्कोहल के यूज करने पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर लेयर बना है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये जो मिक्सचर था ये उसके अंदर ट्रैप हो गया सेल वॉल में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव आफ्टर द अल्कोहल, आफ्टर द एडिशन ऑफ डिकोलराइजर, ग्राम पॉजिटिव इज स्टिल पर्पल एंड ग्राम नेगेटिव इज कलरलेस। तो फिर जब हम साफ्रानिन ऐड करेंगे, ये एक लाइट पिगमेंट होता है, ठीक है, साफ्रानिन एक वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। जब हम साफ्रानिन का ऐड करते हैं तब क्या होता है, पर्पल कलर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कलरलेस हो गए थे वो हो जाते हैं रेड कलर के, ठीक है। वहां से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद जो पर्पल कलर रह गए वो ग्राम पॉजिटिव थे, जो रेड कलर हो गए वो ग्राम नेगेटिव थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स। देखो हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स ये एम्स और जिपमर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, ठीक है। मतलब तुम कौन सा डाई, कौन सा केमिकल, कौन सा स्टेन यूज करके वेरियस मॉलिक्यूल्स को तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहले हम जानते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के आइडेंटिफाई करने के लिए एक होता है निनहाइड्रेट सिफ, ठीक है, मर्क्यूरिक ब्रोमोफेनॉल ब्लू मिलोन्स रिएक्शन, मतलब ये सब होता है जो तुम प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकते हो। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए तुमको क्या यूज करना पड़ता है, पीरियोडिक एसिड सिफ। लिपिड्स के लिए सुडान ब्लैक बी। देखो ये सब तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मतलब इसका कोई ट्रिक नहीं, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। जहां पे ट्रिक होगा मैं तुमको बता दूंगा, वो न्यूमोनिक तुमको मैं बता दूंगा, ठीक है। डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए फेल्जन रिएक्शन का यूज होता है, व्हिच वाज डेवलप्ड बाय फेल्जन एंड रोसेनबेक, दो साइंटिस्ट थे। डीएनए में जब तुम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का एक्सपोज हो जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप एक्सपोज हो जाए मतलब स्टेन हो जाता है। उसको हम किससे स्टेन करते हैं स्कीफ रिएजेंट से, ठीक है। स्कीफ रिएजेंट क्या होता है, एक ल्यूकोबैसिक फुस्चिन होता है, उसका एक एग्जांपल होता है कौन सा, स्कीफ रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे तुम एल्डिहाइड ग्रुप को निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आरएनए को क्या करते हैं, पायरोनिन यूज करते हैं आरएनए को एक्सपोज करने के लिए। एज्यूर भी एक केमिकल है जिससे तुम बोथ डीएनए और आरएनए को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट है, तुमने एज्यूर भी यूज कर लिया तो तुम अलग अलग नहीं कर पाओगे कि कौन सा डीएनए कौन सा आरएनए। तब तुम पायरोनिन का अगर यूज करोगे तो तुमको आरएनए का अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। और बाकी जिसका कुछ चेंज नहीं हुआ वो हो गए डीएनए। फिर आते हैं क्रोमोजोम को स्टेन करने के लिए एसिडोकारामिन, ऑर्सेइन, हेमाक्टोजाइलिन, ये सब क्रोमोजोम के लिए है, ठीक है। सेल वॉल, देखो इसमें एक तुमको एक न्यूमोनिक मिल जाएगा। देखो पहले मुझे ये बताओ सेल वॉल में क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, सेलुलोज, प्रोटीन्स, हेमिसेलुलोज और लिपिड्स, ठीक है। तो जो सारे स्टेन को यूज करके तुम लिपिड को जान सकते हो या फिर सेलुलोज को जान सकते हो या फिर प्रोटीन्स को जान सकते हो, वही स्टेन को यूज करके तुम सेल वॉल को भी जान सकते हो, ठीक है। ये न्यूमोनिक है। देखो जब स्टेन फॉर सेल वॉल आएगा वहां पे एक सेलुलोज जरूर होगा। देखो सेलुलोज जिंक क्लोराइड, वहां पे सुडान भी होगा क्योंकि सुडान लिपिड का ही होता है। लिपिड को डिफरेंशिएट करने के लिए हम सुडान ब्लैक भी यूज करते हैं, तो क्यूटिकल सुडान भी हो गया। तो जब तुम्हारा मल्टीपल चॉइस में आएगा कि कौन सा सेल वॉल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, जहां पे तुम देखोगे या फिर सेलुलोज नहीं है या फिर सुडान नहीं है, उसको टिक लगाना, ठीक है। ये एक न्यूमोनिक याद रखना, सेलुलोज या सुडान हुआ तो सेल वॉल को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। फिर क्रोमोसोम बैंडिंग में क्या होता है, एनिमल कैरियोटाइपिंग, सीजीआर बैंड्स, प्लांट कैरियोटाइपिंग, सीएन बैंड्स। देखो ये कैरियोटाइपिंग क्या होता है, कैरियोटाइपिंग मतलब एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब जब प्लांट्स और एनिमल्स में कैरियोटाइपिंग क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग, ठीक है। मतलब तुम ये जो एनिमल से प्लांट सेल को जब तुम स्टेन करोगे और सारे क्रोमोजोम पेयर हो गए, मतलब तुम एक ऑर्गेनिज्म का जो क्रोमोजोम नंबर है, ठीक है, उसको तुम कंडेंस करके तुमको पता लग जाएगा, ठीक है, वो क्रोमोजोम नंबर क्या है, ठीक है। एक जेनोम वाइड स्नैपशॉट दे देगा तुमको, मतलब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का एक जेनोम वाइड उसका क्रोमोजोम नंबर क्या है उसका स्नैपशॉट दे देगा तुमको कैरियोटाइपिंग, ठीक है। इस कैरियोटाइपिंग के प्रोसेस में तुम क्रोमोजोम नंबर का जान सकते हो, ठीक है। फिर आता है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एन्यूप्लॉइडी, डुप्लीकेशन और डिलीशन। देखो फ्लो साइटोमेट्री क्या होता है,
फ्लो साइटोमेट्री इज अ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स रैपिड मल्टी पैरामेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, देखो तुम एक सोल्यूशन लोगे, वहां पे कुछ सेल्स लोगे, एक सोल्यूशन में एक सिंगल सेल का जो मल्टी पैरामेट्रिक एनालिसिस वो देगा, कौन क्या देगा? फ्लो साइटोमेट्रिक प्रोसेस है व्हिच गिव्स द मल्टी पैरामेट्रिक एनालिसिस ऑफ सिंगल सेल्स इन अ सोल्यूशन। ये क्या होता है? फॉर डिटेक्टिंग एन्यूप्लॉइडी डुप्लीकेशन डिलीशन। एन्यूप्लॉइडी क्या है? ये एक मतलब सेकेंड मेजर सेल में जो डिफेक्ट होता है क्रोमोसोम नंबर के लिए। ठीक है, डुप्लीकेशन क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर का डुप्लीकेट होना, मतलब डबल से ट्रिपल हो जाना। डिलीशन मतलब डबल से सिंगल हो जाना। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर का। फिर आता है रेडियो इम्यूनो एसे। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव मेथड टू मेजर हार्मोन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब रेडियो अम्यूनो एसिड क्या है? देखो, इट इज एन अम्यूनो एसिड दैट यूज रेडियो लेबल्ड मोलिक्यूल्स। देखो, रेडियो अम्यूनो एसिड क्या करता है? रेडियो लेबल्ड मोलिक्यूल्स मतलब रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल्स यूज करता है। ठीक है, क्या करता है? ये एक स्टेप वाइज होता है, मतलब स्टेप प्रोसेस है जिसको फॉर फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करके ये एंटीजन कंट्रैक्शन को मेजर करता है। कौन सा? ये रेडियो अम्यूनो एसिड। ठीक है, हार्मोन लेवल्स इन ब्लड को तुम रेडियो अम्यूनो एसिड का यूज करके तो हार्मोन लेवल्स इन ब्लड को जान सकते हो। रेडियो अम्यूनो एसिड क्या होता है? इट इज ए इम्यूनो एसिड दैट यूजेस रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट यूजेस रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स इन ए स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर आता है ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग ग्लास एंड कल्चर मीडियम। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग ग्लास एंड कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम क्या है? देखो, जब तुम कुछ सेल मास लेते हो उसका मतलब उसको स्टडी करने के लिए उसको हम बोलते हैं कल्चर मीडियम। ठीक है, देखो अगर कल्चर मीडियम में तुमको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा ग्लास को भी, क्योंकि अगर तुम कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ ले रहे हो, अगर उसमें कुछ मॉइस्चर रह गया या फिर एक्स्ट्रा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह गया तो तुमको सही रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। तो पहले उनको स्टेरिलाइज करना पड़ता है टू गेट रिड ऑफ ऑल द हार्मफुल एंड अननेसेसरी थिंग्स। ठीक है, तो ये ऑटोक्लेव इसमें बहुत ही यूज करता है। ठीक है, हेल्प करता है। फिर देखो इधर रेड में मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, heavier and lighter isotopic forms of an element can be separated by buoyant density centrifugation। पहले बताता हूं तुमको सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। देखो, जब तुम ब्लड टेस्ट के लिए गए होगे, ठीक है, वहां पे तुमने देखा होता पैथोलॉजी में जो आदमी बैठा होगा, तुम्हारा ब्लड एक टेस्ट ट्यूब में लेके एक मशीन में उसको मतलब ऐसे घुराएगा, मशीन रोटेट कर रहा होगा बहुत ही फास्ट, वो होता है एक सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूजन। सेंट्रीफ्यूजन में क्या होता है? एक मिक्सचर में हेवियर चीजें नीचे रह जाते हैं, लाइटर चीजें ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तो एक एलिमेंट का आइसोटोपिक फॉर्म को तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे? बुओयंट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करके तुम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो भी हेवियर आइसोटोपिक फॉर्म होगा वो नीचे रह जाएगा, जो भी लाइटर आइसोटोपिक फॉर्म होगा वो उस सेल मास को ऊपर रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट चलते हैं सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के टोटल चैप्टर के समरी पर। ठीक है, द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया था, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया था। ठीक है, कॉर्क सेल में लिया था, वो एक्चुअली सेल वॉल्स थे। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखा माइक्रोग्राफिया में, इस बुक में उन्होंने पहली बार सेल के बारे में जिक्र किया था। ठीक है, डुजर्डिन टर्म द लिविंग सब्सटेंस एज सार्कोल व्हाइल वॉन मुलर पुर्किज गेव द टर्म प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म या सार्कोल क्या है? इट इज ए कलरलेस मटेरियल, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता, कंप्राइजिंग द लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल। मतलब एक सेल का लिविंग पार्ट जो होता है, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको कंपोज करके प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस, तुमको तो पता है न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। ठीक है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लेडन एंड स्वान। देखो, स्लेडन एंड स्वान एक बोटानिस्ट, एक जूलॉजिस्ट, इन्होंने सेल थ्योरी के दो स्टेटमेंट दिए थे। ठीक है, पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो मल्टीसेलुलर हो, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दूसरा क्या था? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब सेल सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाता है और उनके फंक्शंस मेंटेन करता है। फिर आए विर्चो, रुडोल्फ विर्चो, जो 1855 में तीसरा स्टेटमेंट दिया, क्या? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब सेल्स जो होते हैं, न्यू सेल्स और प्री एग्जिस्टिंग अपने पहले जनरेशन से ही अराइज होते हैं। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था? लुईस पास्चर, जो पास्चराइजेशन एक्सपेरिमेंट भी जिन्होंने दिया था, पास्चराइजेशन मिल्क का जिसने हेल्प किया था, जो इन्वेंट किया था, वही लुईस पास्चर, वही साइंटिस्ट ने हेल्प किया था इसको प्रूव करने के लिए कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कॉलोइडल थ्योरी वाज गिवन बाय फिशर, फिशर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था कॉलोइडल थ्योरी। वायरस आर एन एक्सेप्शन टू द सेल थ्योरी। ये देखो, वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्यों है? देखो, इसके कुछ मतलब रीजन है। देखो, पहला तो वायरस एक सेल नहीं है। ठीक है, ये मतलब फॉरेन ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये सिर्फ एक फॉरेन एंट्री है, वो आरएनए उसके अंदर आरएनए है। ठीक है, उसके अंदर डीएनए भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एंड इट हैज नो सेल एंड इट कैन नॉट डिवाइड ऑन इट्स ओन।
ये 3 मैंने तुमको दिया, क्या उसके अंदर सिर्फ आरएनए एक फॉरेन मटेरियल है, इट कैन नॉट डिवाइड ऑन इट्स ओन एंड इट हैज नो सेल। और चौथा एक है, ये लिविंग या नॉन लिविंग किस कोई नहीं बता सकता। ये जब सेल के बाहर होता है, कोई होस्ट सेल के बाहर नॉन लिविंग डेड डोरमेंट होता है, जब ये एक होस्ट सेल इसको मिल गया जिसको इन्फेक्ट कर सकता है तब ये लिविंग हो जाता है। तो अब बताओ, क्या इसको हम सेल में नहीं ले सकते? कभी नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो अलग ही फंक्शन इसका होता है, ठीक है, ये एक फॉरेन मटेरियल होता है, ठीक है, इसलिए वायरस आर एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं एनिमल सेल। देखो एनिमल सेल द रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम प्रेजेंट, नो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, नो फ्रैग्मोप्लास्ट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ये फ्रैग्मोप्लास्ट क्या होता है? इट इज ए प्लांट सेल स्पेसिफिक साइट, ठीक है। फ्रैग्मोप्लास्ट प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग लेट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के वक्त, लेट साइटोकाइनेसिस के वक्त ये फ्रैग्मोप्लास्ट मिलते हैं, इसे प्लांट सेल में मिलते हैं, ठीक है। देखो इसमें ज्यादा तुमको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब तो तुमको याद होगा। प्लांट सेल में रिजर्व फूड स्टार्च, एनिमल सेल में रिजर्व फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन, लेकिन प्लांट सेल में रिजर्व फूड क्या होता है? स्टार्च। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम इज एब्सेंट, यहाँ पे तो एब्सेंट होता है, तुमको पता है। सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की वजह से ये बहुत ही हार्ड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस से क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे लेट साइटोकाइनेसिस में प्लांट सेल्स में फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर आते हैं प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट, ये तो तुमको पता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। सेल साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर, बहुत ही छोटे होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होते हैं। क्रोमोसोम सिंगल लाइंग इन साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम एक ही होता है, सिंगल होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो नेकेड होता है। इसका फ्लैजेला जो होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना था, फ्लैजेलम नहीं, ये फ्लैजेलिन प्रोटीन है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। फिर आते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, मतलब यूकैरियोट सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका सेल साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, प्रोकैरियोट से बड़े होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होता है और इनका जेनेटिक मटेरियल कवर्ड होता है, निकेड नहीं होता है। क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड फ्लैजेला कंपोज्ड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। यूकैरियोट में जो फ्लैजेला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजेला होता है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। द एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स, वाटर 70%, मैक्सिमम वाटर होता है, प्रोटीन 10%, न्यूक्लिक एसिड 5, कार्बोहाइड्रेट्स 3, लिपिड 2%। इधर मैंने एक न्यूमोनिक दिया है, देखो रेड में, वाप्रन काली, ठीक है। वाप्रन काली कौन है? एक लड़की का नाम था वाप्रन काली, ठीक है। अरे देखो वाप्रन काली, इधर देखो, पहले आया WA वाटर 70% पहला आया, फिर आया प्रोटीन उसके थोड़ा कम कंटेंट 10%, फिर आया N न्यूक्लिक एसिड 5%, CA कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड Li 2%। ये वाप्रन काली, तुम इसको याद रखना न्यूमोनिक को, ठीक है। इससे तुम अच्छे से मतलब लिख सकते हो कि वाटर 70% है, प्रोटीन 10% है, फिर आता है न्यूक्लिक एसिड 5%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 3%, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे न्यूमोनिक में 1-2 चीजें तुमको देता रहूंगा ताकि तुम इसको याद रखने में आसानी हो तुमको, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं सेल वॉल। मिडिल लैमेला, दैट इज द कॉमन बिटवीन सेल 2 सेल्स। मिडिल लैमेला जो होता है 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम जो कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। अब 2 सेल के साइटोप्लाज्म को भी कुछ कनेक्ट करता है। मैंने तुमको बोला था पेन के एग्जाम्पल लेके, सपोज ये एक सेल है और ये एक सेल है, ये जो पेन इसको जो कनेक्ट करता है 2 सेल के साइटोप्लाज्म को, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, याद रखना है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये दोनों सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। लेकिन 2 सेल्स के सेल वॉल को जो कनेक्ट करता है, ठीक है, ये सेल वॉल जो सेल वॉल को कनेक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट मेनली, कैल्शियम पेक्टेट, ठीक है। प्राइमरी वॉल सेल वॉल का क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन। द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय एपोजिशन, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, एब्सेंट इन मेरिस्टेम। सेकेंडरी सेल वॉल में मेरिस्टेम में एब्सेंट होता है, ठीक है। मेरिस्टेम सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। टर्शियरी सेल वॉल इज इनरमोस्ट एंड इट इज फाउंड इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। देखो सारे सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टर्शियरी सेल वॉल किसी में नहीं होते हैं सिवाय ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना। तो टर्शियरी सेल वॉल आर फाउंड इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, इसको याद रखना। सेल वॉल मटेरियल लाइक सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट गोल्गी बॉडीज। देखो सेल वॉल में कुछ जो मटेरियल होता है, सेलुलोज हो, हेमीसेलुलोज हो, लिग्निन हो, ये सब कार्बोहाइड्रेट मटेरियल है, स्टार्च मटेरियल, इन सबको कौन सिंथेसाइज करता है? गोल्गी बॉडीज, ठीक है। एनिमल में जिसको हम गोल्गी बॉडीज बोलते हैं, प्लांट में उनको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोजोम्स, ठीक है। उसी तरह क्यूटिन और स्यूबेरिन जो फैटी सब्सटेंस है, इनको कौन सेक्रेट करता है? स्पिरोजोम्स, ठीक है। द पीड्स आर फॉर्म्ड इन लिग्निफाइड सेल्स, ठीक है। देखो
पीड्स क्या होता है? पीड मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ मिडिल लैमेला, टू टाइप, सिंपल एंड बॉर्डर। देखो ये पीड्स क्या होता है? पीड्स आर रिलेटिवली थिनर पोर्शंस ऑफ द सेल वॉल, ओके, दैट एडजेसेंट सेल्स कैन कम्युनिकेट और एक्सचेंज थ्रू। देखो पीड क्या होता है? दो सेल वॉल के बीच में एक स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीड। ठीक है, एडजेसेंट सेल वॉल को कनेक्ट करता है। ये एडजेसेंट सेल वॉल के कम्युनिकेशन में हेल्प करता है पीड्स। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है? लिग्निफाइड सेल्स में प्रेजेंट होता है, जहां पे लिग्निन होता है। ठीक है, पीड मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मिडिल लैमेला। ठीक है, पीड मेम्ब्रेन क्या होता है? मिडिल लैमेला, क्योंकि मिडिल लैमेला भी दो सेल वॉल को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, सिंपल और बॉर्डर्ड। सिंपल बॉर्डर्ड किस में पाए जाते हैं? ओनली इन जिम्नोस्पर्म ट्रैकेट्स। जिम्नोस्पर्म में जो ट्रैकेट्स है, जिम्नोस्पर्म प्लांट का एक क्लासिफिकेशन है, उन ट्रैकेट्स में से बॉर्डर्ड पीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, स्यूबेरिन एक मटेरियल है ऑन कॉर्क एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में जो कॉर्क मटेरियल होता है और जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होता है, उनमें स्यूबेरिन पाए जाते हैं। These are impermeable to water, इनके अंदर पानी नहीं जा सकता। They are found in dead cells, reduces transpiration। ये डेड सेल्स में पाए जाते हैं, ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम कर देते हैं। उसी तरह लिग्निन भी एक सब्सटेंस होता है, दैट इज ऑल्सो impermeable to water, it is also found in dead cells। क्यूटिन ऑन लीफ एपिडर्मिस फॉर्म्स क्यूटिकल, रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन। देखो क्यूटिन डेड सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ये लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑन लीफ एपिडर्मिस, लीफ का जो एपिडर्मिस है, पत्ते के एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं क्यूटिन, ये भी ट्रांसपिरेशन का रिड्यूस करते हैं। सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटिन, ये तीनों के तीनों ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करते हैं। ठीक है, लास्ट को देखो इन लगा है, सुबेरिन, लिग्निन, क्यूटिन, याद रखना ये तीनों ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ठीक है, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? 52% प्रोटीन से बना होता है, 40% लिपिड। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम्स का बहुत सारे मॉडल होता था। ठीक है, जैसे कि थॉमसन मॉडल ले लो, रदरफोर्ड मॉडल ले लो, नील्स बोर मॉडल ले लो। उसी तरह जब सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी हुआ, उसके अंदर क्या क्या है, वो कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें भी बहुत सारे मॉडल आए। एक मॉडल था सैंडविच और ट्राइलैमेलर मॉडल, जिसको डैनियल और डैफिशन ने दिया था। उनके हिसाब से सेल मेम्ब्रेन एक लिक्विड है जो 35 एंगस्ट्रॉम साइज का है। वो एक प्रोटीन, दो प्रोटीन लेयर के बीच में वो लिक्विड सैंडविच है। ठीक है, जो ईच प्रोटीन लेयर इज 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो टोटल एवरेज थिकनेस उन्होंने बोला सेल मेम्ब्रेन का 75 से 100 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया किसने? रॉबर्टसन ने। ठीक है, उसके बाद फाइनली द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, इन्होंने दिया सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट दिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल, द मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट एक्सेप्टेड सेल मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, इनके हिसाब से प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। ठीक है, मतलब प्रोटीन आइसबर्ग, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन आइसबर्ग होते हैं जो लिपिड के सी में, ठीक है, लिपिड के समुद्र में घूमते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, उनके हिसाब से फोटोलिपिड्स प्रोवाइड फ्लूइडिटी, जो फ्लूइड मतलब हेल्प करते हैं मूवमेंट में, व्हाइल कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन के रुकने को कोलेस्ट्रॉल हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर। ठीक है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर एक होता है, ऊपर एक लेयर होता है, नीचे एक लेयर होता है। ठीक है, जो एक एम्फीपैथिक है। ठीक है, विद द एम्फीपैथिक का क्या मतलब है? तो पोलर हेड इज टुवर्ड्स द प्रोटीन लेयर एंड टू नॉन पोलर हेड्स टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द बाइलेयर। देखो इसका मतलब क्या है? अगर पोलर हेड क्यों बाहर रहता है, नॉन पोलर टेल क्यों अंदर रहता है? नॉन पोलर मतलब हाइड्रोफोबिक। देखो सेल को पानी की जरूरत होती है। ठीक है, अगर हाइड्रोफोबिक टेल बाहर की तरफ रह गया, सेल वॉल के बाहर की तरफ, तो पानी को अंदर आने नहीं देगा, पानी को रिपेल करेगा। तो फिर सेल को पानी कैसे मिलेगा? अपने फंक्शंस के लिए। इसीलिए जो पोलर हेड होता है वो बाहर की तरफ रहता है सेल के, और नॉन पोलर टेल वो अंदर की तरफ रहता है, ताकि सेल के अंदर पानी आ सके। ठीक है, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट, प्रोटीन्स। सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है ट्रांसमेम्ब्रेन। The extrinsic protein lie on the outer side and they are easily removable. Example is spectrin. The intrinsic protein lie within the membrane and are tightly held. The transmembrane protein help in water and ion transport. ठीक है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आधे ऊपर आधे नीचे होता है। ठीक है, ये वाटर एंड आयन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट चलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वाज टर्म्ड बाय स्ट्रासबर्गर। ठीक है, साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनेल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म कंप्राइजेस द मैक्सिमम ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर तुम सेल से साइटोप्लाज्म को अलग कर दो तो सेल में बाकी जितने रहे, वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सब मिला के क्या होते हैं? साइटोसोल। ठीक है, जब साइटोसोल में तुमने साइटोप्लाज्म को मिला दिया तो तुमने क्या बना दिया? फुल्ली फॉर्म्ड सेल। ठीक है,
मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम थोरो मिक्सिंग ऑफ द सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड साइक्लोसिस। देखो साइटोप्लाज्म भी सेल के अंदर मूवमेंट करता है ताकि सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट का थोरो मिक्सचर बन जाए एक, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस, जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऑलरेडी सारे ऑर्गेनेल्स उसमें ही मतलब मिले होकर रहते हैं, ठीक है। पिनोसाइटोसिस इज कॉल्ड सेल। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है, जब अदर मोलिक्यूल्स के साथ फ्लूइड भी अपने अंदर लेता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस, मतलब सेल इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपोर्ट। देखो ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को जाता है बिना एटीपी, बिना एनर्जी की यूज के, उसको हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एग्जांपल है डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन होता है ऑकर विद द हेल्प ऑफ आयन चैनल्स। आयन चैनल्स के थ्रू डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सॉलिड पार्टिकल्स जाए तो हम उसको बोलेंगे डिफ्यूजन, अगर लिक्विड पार्टिकल या फिर वाटर जाए तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है। उसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन को जाएगा, ठीक है। वो दो तरह की होते हैं, एक प्राइमरी एक्टिव, एक सेकेंडरी एक्टिव। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पंप, पोटेशियम पंप। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सोडियम आयन का जो इंटेस्टाइन में जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वहां पे कुछ अलग चीजें भी होती है, अलग प्रोसेसेस भी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं पोरिन्स। व्हाट आर पोरिन्स? पोरिन्स आर प्रोटीन्स फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पोरिन्स सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसका हेल्प, ये कैसे हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट को अंदर बाहर करने में हेल्प करता है, ठीक है। पोरिन्स, एक्वा पोरिन्स जो होते हैं वाटर चैनल्स। एक्वा पोरिन्स मतलब वाटर को इनसाइड एंड आउटसाइड करने में एक्वा पोरिन्स हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है फागोसाइटोसिस। इसको किसने डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था, मिर्चिनकोव एक साइंटिस्ट थे। Engulfment and digestion of extracellular food substance by cells. Cell utilizes pseudopodia, false food for this purpose. इसका मतलब क्या है, देखो जब एक्स्ट्रा सेलुलर फूड, बाहर से कुछ फूड आया, ठीक है, और सेल ने अपना फॉल्स फूड स्यूडोपोडिया को यूज किया इस पर्पज के लिए, इस काम के लिए, फूड को एनगल्फ करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या, फागोसाइटोसिस। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमीबा, ठीक है। 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, बेस्ट एग्जांपल इसका है अमीबा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। The name was formed by Benda and it was discovered by Altman। देखो अल्टमैन ने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को, उन्होंने कॉन्ड्रियोसोम को भी डिस्कवर किया था, लेकिन ये जो टर्म दिया था बेंडा ने दिया था, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे क्या होता है, एक क्रेब्स साइकिल होता है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, देखो द साइट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल तुम इसको बोल सकते हो। ये जो क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एरोबिक ट्रांसपिरेशन में यूज होता है, ठीक है। उसको हम बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। देखो द क्रेब्स साइकिल ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिक्विड होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल होता है, ठीक है। व्हाइल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होता है, F0 F1 एलिमेंट्री पार्टिकल। F0 F1 एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, ऑक्सीजोम्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का जो इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का दो मेम्ब्रेन होता है, क्या आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, देयर आर इनफोल्डिंग नोन एज क्रिस्टे, ठीक है। उस क्रिस्टे के ऊपर ये ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजोम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीजोम के ऊपर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसका साइज होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक का डीएनए जिस तरह है नेकेड है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी उसी तरह है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ द सेल, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, क्योंकि इसका अपना खुद का डीएनए है, अपना खुद का राइबोसोम है। इसमें भी 70 राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। 70% ऑफ द टोटल सेलुलर एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एलोन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में 70% ऑफ द सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज सॉसिनेट डिहाइड्रोजनेज, उसका नेक्स्ट पॉइंट है द मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इनर मेम्ब्रेन। ये सॉसिनेट डिहाइड्रोजनेज क्या है, देखो it is the only enzyme that participates in both citric acid cycle and the electron transport chain।
मतलब ये सिर्फ एक सिंगल एंजाइम है तो दो प्रोसेस में हेल्प करता है। एक होता है क्रेब्स साइकिल, जो मतलब क्या होता है साइट्रिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल, ठीक है। और इसमें हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये सॉसिनेट डिहाइड्रोजनेज है। और ये मार्कर एंजाइम, ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में तुमको ये मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं सेलुलर ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड और डबल बाउंड, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन बाउंड में होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर, वहीं पे डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। यहाँ पे तुम एक न्यूमोनिक रख सकते हो यूज। देखो सिंगल मेम्ब्रेन मतलब जो भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के जो भी पार्ट्स हैं, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर, वो सारे सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, बाकी सारे ऑर्गेनेल वो सब डबल मेम्ब्रेन होते हैं। कुछ ऑर्गेनेल नॉन मेम्ब्रेनस भी होते हैं, जैसे कि सेंट्रोजोम ले लो या फिर फ्लाजेला ले लो या फिर राइबोसोम ले लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स द टर्म डज गिवन बाय हैकेल, एर्नस्ट हैकेल, ठीक है। प्लास्टिड्स तीन तरह के होते हैं, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट। द ल्यूकोप्लास्ट्स आर द कलरलेस, मतलब ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट को हम तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जब ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च का स्टोरेज हुआ तो उस ल्यूकोप्लास्ट को हम बोलेंगे एमाइलोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में जब ऑयल या फिर फैट का स्टोरेज हुआ उसको हम बोलेंगे इलायोप्लास्ट। जब ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीन का स्टोर हुआ उसको हम बोलेंगे क्या, अलेरोप्लास्ट, ठीक है। फिर आता है क्या, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ फ्लावर्स। जहां पे ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है वहां पे क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट कलरफुल है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन इन कलर है और क्रोमोप्लास्ट बाकी सारे कलर्स रेड हो, येलो हो, ऑरेंज हो, ये देता है, ठीक है। द रेड कलर टमाटो एंड चिलीज इज ड्यू टू ए सब्सटेंस कॉल्ड लाइकोपिन। टमाटो और चिली में जो रेड कलर होता है एक सब्सटेंस लाइकोपिन होता है, ठीक है, उसके लिए होता है। और ये कहां से मिलता है, क्रोमोप्लास्ट। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर, ठीक है। फिर आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। द थाइलाकोइड। थाइलाकोइड क्या होता है, इसको किसने दिया था नाम, मेंके ने, ठीक है। दीज आर अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड ग्रैना, ठीक है। थाइलाकोइड्स कॉइन की तरह अगर तुम उसका एक पाइल बना दोगे, उसके ऊपर 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 थाइलाकोइड रख के, तो उस पाइल को हम बोलेंगे ग्राना। फिर आगे होता है स्ट्रोमा, ठीक है। फिर आता है स्ट्रोमा लामेले। स्ट्रोमा लामेले क्या होता है, दो ग्राना के थाइलाकोइड को जो ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लामेला, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट ऑन ग्रैनुलर सरफेस। मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है वो ग्राना के जो सरफेस होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। इसमें क्वांटाजोम्स, क्वांटाजोम्स आर पार्टिकल्स दैट आर फाउंड इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट इन व्हिच फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। क्वांटाजोम्स में फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, जो कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स को रखता है। द क्लोरोफिल ऑल्सो कंटेन 70s राइबोसोम एंड डीएनए, इसलिए इसको भी हम एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी अपना डीएनए है और अपना खुद का राइबोसोम भी है। स्टार्च ग्रेन्स विद प्रोटीनासियस सेंटर एंड स्टार्च सीड, ठीक है। स्टार्च ग्रेन जिसमें जो क्लोरोप्लास्ट बना होता है उसका सेंटर प्रोटीनासियस होता है और उसका जो सीथ है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो स्टार्च से बना होता है, ठीक है। Agranal chloroplasts that lack grana are found in bundle sheath cells of C4 plants and green algae, ठीक है। C4 प्लांट्स क्या होता है, जो सनलाइट के एब्सेंस में काम करता है, जो प्लांट्स, ठीक है, सनलाइट का एब्सेंस में उसका सारा का फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं C4 प्लांट्स, ठीक है। ये जो एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ग्राना नहीं होता है, ये C4 प्लांट्स में ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गी में एक और चीज पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पैरामाइलोन बॉडीज। ये रेड में देखो मैंने लिखा है पैरामाइलोन बॉडीज। ये पैरामाइलोन बॉडीज ग्रीन एल्गी में स्टार्च का स्टोरेज का हेल्प करता है। मतलब ग्रीन एल्गी में पैरामाइलोन बॉडी एक स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है। क्या स्टोर करता है, स्टार्च। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोला पोर्टर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ ईयर, एक होता है स्मूथ ईयर। अब ये रफ ईयर क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है इसलिए इसको नाम दिया है रफ ईयर, ठीक है। और स्मूथ ईयर में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं। रफ ईयर के राइबोसोम्स मतलब क्या होता है, मतलब सरफेस पे अटैच होता है, किसके हेल्प से, राइबोफोरिन्स के हेल्प से। राइबोफोरिन्स के हेल्प से राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन्स, ठीक है। इसका रफ ईयर का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रफ ईयर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को जॉइंट और कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। वहीं पे स्मूथ ईयर क्या करता है, ये लिपिड का सिंथेसिस करता है, स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है और उनका स्टोरेज करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है कौन, स्मूथ ईयर। कहाँ पे, इन द लिवर। लिवर में हेल्प करता है। वहां पे एक और सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, साइटोक्रोम P450, ठीक है। जो साइटोक्रोम P450 ये केमिकल पाया जाता है कहाँ पे, लिवर पे, ठीक है। वहां पे स्मूथ ईयर की मदद से हम ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, ठीक है।
द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद मसल कंट्रैक्शन। स्मूथ हेयर का एक और फंक्शन होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो कि मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में इनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स। ठीक है, इसको हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, द सेक्रेटरी ऑफ द सेल। इसको हम सेक्रेटरी ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद ऑल द सिक्रेटरी एक्टिविटीज। मतलब सेल में कुछ सिक्रेशन होगा तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, दीज हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, एक्रोसोम, दोज आर प्रेजेंट इन द स्पर्म हेड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, ये लाइसोसोम का भी मतलब सिक्रेट करता है, सिंथेसिस करता है। ये भी एक एंडोमेम्ब्रेन का पार्ट है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोलाइजेशन लाइसोसाइलेशन विद द एंजाइम ग्लाइकोसेल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसाइलेशन एक प्रोसेस होता है जो ग्लाइकोसेल ट्रांसफरेज की हेल्प से ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, माइक्रोजोम्स आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम ईआर एंड गोल्गी बॉडी। माइक्रोजोम्स कुछ सेल ऑर्गेनल्स होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से फॉर्म होते हैं। फिर आता है लाइसोसोम्स। दीज वर डिस्कवर्ड एंड टॉर्न बाय डी डुवे। ठीक है, सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, तो सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। It contains hydrolytic enzymes functioning at acidic pH maintained by the proton pump. लाइसोसोम्स में कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो एसिडिक पीएच में अच्छे से फंक्शन करते हैं और मेंटेन किया क्या करता है, प्रोटॉन पंप इसका मेंटेनेंस करता है। इट इज इन्वॉल्व्ड इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन बट इन स्टार्वेशन, एजिंग और इंजुरी मे रप्चर लीडिंग टू ऑटोफेजी। देखो, लाइसोसोम में इंट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, लेकिन जब भूखे रह जाएगा सेल या फिर उसका एज बढ़ जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, इंजुरी हो जाएगा, वो क्या करेगा, रप्चर हो जाएगा और पूरा सेल को ही मार देगा, सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा। देखो, इसका एग्जाम्पल हमारे खुद के बॉडी में ही है। देखो, तुम्हारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, टाइम टू टाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। अगर तुम टाइम टू टाइम खाना खाओगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो खाना को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन अगर किसी भी रीजन से तुम भूखे रह गए, तुम्हारे स्टोमक को फूड नहीं मिला, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, तुम्हारे स्टोमक का जो म्यूकस लाइनिंग होता है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डिजॉर्डर्स होते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होता है, बहुत ही पेन होता है पेट में। ठीक है, इसीलिए टाइम टू टाइम खाना भी खाया करो। नेक्स्ट चलते हैं, लाइसोसोम क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम्स, दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी बॉडीज। ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम होता है तो सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी बॉडीज। और फागोसोम और फूड वैक्यूम, ये एक तरह पे मतलब क्या होता है, इसका एक प्रोसेस होता है फागोसाइटोसिस। ठीक है, ये फागोसोम या फूड वैक्यूम क्या होता है, कुछ सेल्स क्या करते हैं, जब उनको एक एक्स्ट्रा सेलुलर फूड दिखा तो उसके चारों तरफ वो अपने सेल मेम्ब्रेन से एक वैक्यूल की तरह बना के उस फूड सेल को ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, अपने अंदर स्ट्रैप कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। वो एक टेम्पररी वैक्यूल होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम और फागोसोम जब मिक्स कर लिया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फागोलाइसोसोम। ये एक डाइजेस्टिव वैक्यूल होता है। ठीक है, ये प्राइमरी होता है, मतलब टेम्पोररी होता है। जब ये फागोलाइसोसोम डाइजेशन और एक्सक्रीशन हो जाए इसका, उसके बाद क्या बनेगा, एक रेसिडुअल बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसका एक एग्जांपल है लिपोफुस्चिन। एक रेसिडुअल एग्जांपल का बॉडी क्या होता है, लिपोफुस्चिन, जो एक ब्राउन एजिंग पिगमेंट है। ये एम्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक रेसिडुअल बॉडी जो फॉर्मेशन होगा उसका एक एग्जाम्पल होता है लिपोफुस्चिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोबॉडीज। ठीक है, माइक्रोबॉडीज क्या होता है, ये सेल के कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो एंजाइम्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, एक होता है पेरोक्सिसोम्स विथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। पेरोक्सिसोम क्या होता है, वो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलकर फंक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक न्यूमोनिक दे दिया है, सीपीएम, रेड में देखो सीपीएम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब सीपीएम का मतलब है ये तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम जब क्लोरोप्लास्ट से मिलता है, मिलके काम करता है, तो फोटो रेस्पिरेशन होता है। पेरोक्सिसोम जब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मिलकर काम करता है, तब पेरोक्साइड बायोसिंथेसिस फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माइक्रोबॉडीज में एक और एंजाइम होता है कैटालेज, जो होता है द लार्जेस्ट एंजाइम। याद रखना, कैटालेज इज द लार्जेस्ट एंजाइम। पेरोक्सिडेज वो होता है स्मॉलेस्ट एंजाइम। ठीक है, दे बोथ आर प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूरेट ऑक्सीडेज एक सब्सटेंस, एक केमिकल है जो पेरोक्सिसोम में भी पाए जाते हैं। फिर आता है एक और ग्लायोक्सिसोम्स, दिस आर प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, कन्वर्शन ऑफ स्टोर्ड फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, फैट रिच सीड्स में जब फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्शन होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये किस में होगा, ग्लायोक्सिसोम्स में, जो सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्पेरोसोम्स। स्पेरोसोम्स आर आल्सो फाउंड ओनली इन प्लांट्स। These help in synthesis and storage of fat and possess lysosomal activity। मतलब इनका भी कुछ कुछ लाइसोसोम की तरह एक्टिविटी है, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं। फिर आता है राइबोसोम्स।
Ribosomes, these are the smallest organelles. Okay, ribosomes are discovered by Palade with the help of electron microscope. Palade ने इसको डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से, ठीक है। Many ribosomes get associated together to form polyzone as in bacterial translation. देखो, अगर एक सिंगल राइबोसोम रहा तो तुम उसको बोलोगे राइबोसोम, लेकिन अगर राइबोसोम्स इकट्ठे हो गए, एसोसिएट हो गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोर देन वन राइबोसोम इज नोन एज पॉलीजोम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का 70 years व्हाइल यूकैरियोट्स हैव 80 years, 40 + 60 years राइबोसोम्स। अब ये देखो 50 + 30 कैसे 70 हुआ, 40 + 60 कैसे 80 हुआ। जब 50 years और 30 years दो यूनिट मिलेंगे तो उनका कुछ पार्ट ओवरलैप हो जाएगा। उस ओवरलैप पार्ट को हम एज ए होल जब काउंट करेंगे कैंसिल कर देंगे। इसीलिए प्रोकैरियोट्स में जब 50 years और 30 years का ओवरलैप होता है तब हम 70 years पाते हैं राइबोसोम। यूकैरियोट्स में जब 60 years और 40 years का ओवरलैप होता है वहां पे हम 80 years पाते हैं। ये एस क्या है? एस का मतलब है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, जो है वेटबर्ग कांस्टेंट। ये क्वेश्चन एम्स या जिक्मर में आ जाएंगे, ठीक है। वेटबर्ग कांस्टेंट से बेड एस राइबोसोम में एस क्या होता है? वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या फिर हम क्या बोलते हैं वेटबर्ग कांस्टेंट, SBEDBERG, ठीक है। These are responsible for protein synthesis in the process of translation. Ribosomes are composed of rRNA. Ribosomes के अंदर क्या होता है? rRNA होता है। And proteins are synthesized in the nucleolus. These are synthesized in the nucleolus, ठीक है। राइबोसोम का एक कंपोनेंट होता है 23S rRNA, ठीक है। ये राइबोसोम की तरफ फंक्शन करता है एक्ट्स एज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। ये कंपोनेंट होता है 23S rRNA, वो फंक्शंस एट राइबोसोम, ठीक है। एंड इट एक्ट्स एज पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा एमसीआर जिक्मर में, इसको याद रखना। पेप्टिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम व्हिच फंक्शंस एज राइबोसोम, वो क्या होता है? वो सब्सटेंस क्या होता है? वो कंपोनेंट 23S rRNA व्हिच इज फाउंड इन राइबोसोम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स क्या होता है? मतलब द साइटोस्केलेटन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। किससे बना होता है? माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है? दीज आर मेड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, ठीक है। ट्यूबुलिन किसमें बनता है? मैंने क्या बोला था? द फ्लैजेला ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मेड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, व्हेयरएज द फ्लैजेला ऑफ प्रोकैरियोट्स आर मेड ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलिन। Cytoskeletal structures are components of flagella and cilia and they have a key role in cell movement. ये जो माइक्रोट्यूबुल है ये फ्लैजेला और सिलिया का एक कंपोनेंट है एंड दे प्ले की रोल इन सेल मोटिलिटी। सेल का मूवमेंट करने में उनका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। These are also the component of spindle fibers involved in cell division मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर्स जो होता है, स्पिंडल apparatus जो गोल्गी बॉडी उसको सीक्रेट करता है, ठीक है, किस टाइम? मेटाफेज के टाइम सेल डिवीजन, वो उसमें भी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। These are composed of 13 microfilaments, ठीक है। ये माइक्रोफिलामेंट्स क्या होता है? एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स, दे हैव ए रोल इन मस्कुलर कंट्रैक्शन। मसल का जो कंट्रैक्शन होता है, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में, अपना स्केलेटन सिस्टम में हम पढ़ेंगे, मस्कुलर कंट्रैक्शन में जो होता है एक्टिन माइक्रोफिलामेंट जो प्रेजेंट होता है, दे हेल्प इन मस्कुलर कंट्रैक्शन, ठीक है। कितने माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं? 13 माइक्रोफिलामेंट्स। ये नंबर याद रखना, ठीक है, 13 माइक्रोफिलामेंट्स। फिर आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, दीज आर प्रेजेंट इन सेल टू सेल जंक्शंस। मतलब दो सेल के बीच में जो जंक्शन होता है, ठीक है, वो मिडिल लैमेला में होता है, ठीक है, वहां पे इंटरमीडिएट फिलामेंट तुमको मिलेगा जो सेल और सेल को कनेक्ट करता है, उनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली। These are composed of 2 centrioles. They are arranged in pairs at right angles to each other. देखो सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होता है, ठीक है। They are arranged in right angles to each other. जब 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर हो एक दूसरे से उसको हम क्या बोलेंगे? डिप्लोसोम, ठीक है। When 2 centrioles are perpendicular, ठीक है, जब 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोसोम। और उसका सराउंडिंग क्या होता है? सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। सेंट्रियोल हैज 9 ट्रिपलेट पर 0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स, ठीक है। सेंट्रियोल का जो सर्कल होता है उस सर्कल के चारों तरफ 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल होते हैं और उसके सेंटर में कुछ नहीं होता है, इसलिए 9 + 0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। द सेंट्रोसोम आर कंसर्न विद स्पिंडल फॉर्मेशन इन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम क्या काम करता है? दे आर कंसर्न, दे हेल्प इन स्पिंडल फॉर्मेशन। मेटाफेज सेल डिवीजन के मेटाफेज टाइम में स्पिंडल apparatus का जो फॉर्मेशन होगा उसमें सेंट्रोसोम का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया एंड फ्लैजेला दे आर द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स, मतलब वो सेल को मूवमेंट, सेल के मोटिलिटी में वो हेल्प करते हैं। दे हैव 9 डबलेट + 2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स। मतलब सिलिया एंड फ्लैजेला में 9 डबलेट और 2, मतलब इसके चारों तरफ 9 2 करके 9 होते हैं, ठीक है, 9 माइक्रोट्यूबुल होते हैं। उसके बीच में मतलब सेंटर में 2 माइक्रोट्यूबुल होते हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? 9 + 2 RA, ARRAY, 9 + 2 RA अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स आर फाउंड इन सिलिया एंड फ्लैजेला। दे आर मेड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, ठीक है। फ्लैजेलिन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है इसलिए वहां पे फ्लैजेलिन से बना होता है। डायनिन प्रोटीन कैटालाइजेस एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट।
सिलिया एंड फ्लैजेला में एक प्रोटीन होता है डायनिन, जो एटीपी को कैटालाइज करता है, एटीपी का यूज करके ब्रेक डाउन करके वो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, वो कौन सा प्रोटीन होता है? डायनिन प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल्स आर द टेम्पोररी स्टोर हाउस इन प्लांट सेल्स सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट, हेल्प्स इन जनरेटिंग टॉर्गर प्रेशर। वैक्यूल्स क्या होता है? प्लांट सेल्स का टेम्पोररी स्टोर हाउस होता है। ठीक है, मतलब जितने भी एक्सक्रीटोरी मटेरियल्स वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल्स का 90% प्लेस ऑक्यूपाई कर लेता है, इसीलिए प्लांट सेल का न्यूक्लियस जो होता है वो साइड में होता है। लेकिन एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंट्रल होता है, बड़ा होता है। प्लांट सेल का न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता है और प्लांट के साइड में होता है, क्योंकि प्लांट का सेंटर को वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, वैक्यूल के चारों तरफ क्या होता है? टोनोप्लास्ट। तो मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन जनरेटिंग टॉर्गर प्रेशर। टॉर्गर प्रेशर क्या होता है? देखो, साइटोप्लाज्म का जो प्रेशर रहता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फ्रॉम द इनसाइड, उसको हम बोलते हैं टॉर्गर प्रेशर। टोनोप्लास्ट हेल्प्स इन जनरेटिंग द टॉर्गर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि देखो जब टोनोप्लास्ट एक सेल, देखो वैक्यूल तो सेल के अंदर रहा, तो उसका मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के ऊपर प्रेशर डालेगा। जब उसका मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म में प्रेशर डालेगा तो प्रेशर ट्रांसफर होकर कहां पे जाएगा? साइटोप्लाज्म के चारों तरफ तो सेल मेम्ब्रेन है, तो साइटोप्लाज्म किस पे प्रेशर डालेगा? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये जो टॉर्गर प्रेशर मेंटेन करके सेल में प्रॉपर एनवायरनमेंट मेंटेन करता है, उसका हेल्प करता है कौन? टोनोप्लास्ट। फिर हम चलेंगे सेल इंक्लूजन्स में। अब सेल इंक्लूजन्स क्या होता है? सेल इंक्लूजन्स आर स्टार्च ग्रेन्स दैट आर प्रोटीनेशियस सेंटर्स। ठीक है, उनका प्रोटीनेशियस सेंटर होता है और उसमें स्टार्च सीथ होता है। ठीक है, मतलब उसका जो सीथ होता है वो स्टार्च से बना होता है, लेकिन उसका सेंटर जो होता है प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, एंड द हाइलम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो हाइलम, ये जो चीज है, हाइलम क्या होता है? ये मतलब एक सीड का एक छोटा सा प्लेस है, द मार्किंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, जहां पे ओव्यूल का अटैचमेंट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। ठीक है, जब वो सीड बन जाता है इस पे वो पॉइंट एक स्कैन, एक मतलब मार्क की तरह रह जाता है। ठीक है, फैट ड्रॉपलेट्स इन कैस्टर एंड कोकोनट एंडोस्पर्म, ग्राउंडनट कोटिलेडन्स, इस सब को भी हम, कोकोनट एंडोस्पर्म क्या होता है? जो व्हाइट व्हाइट पार्ट तुम खाते हो स्वीट लगता है, वो होता है कोकोनट का एंडोस्पर्म। ग्राउंडनट कोटिलेडन्स जो तुम ग्राउंडनट का जो सीड खाते हो। ठीक है, Alleron grains containing stored proteins in wheat, rice, maize, etc. Alleron grains होता है, it is a protein found in the granules of matured seeds. ठीक है, Alleron grains जो होता है वो grains के matured seeds में प्रोटीन से पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन अमाउंट उसमें होता है। ठीक है, Alleron grains में किसमें पाए जाते हैं? व्हीट, राइस, मेज में। फिर आता है रैफाइड्स। रैफाइड्स आर शार्प कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स। ठीक है, रैफाइड्स क्या होता है? शार्प कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स। फिर हम लास्ट पार्ट में जाएंगे, हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, The role of nucleus in heredity was proved by Hammerling's exchanging nucleus experiment on Acetabularia. ठीक है, न्यूक्लियस हेरेडिटी में जो रोल प्ले करता है, हेरेडिटी में न्यूक्लियस का जो पार्ट है उसको किसने डिस्कवर किया था? हैमरलिंग ने। ठीक है, हैमरलिंग्स एक्सचेंजिंग न्यूक्लियस एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, किस पर? एसिटाबुलारिया पे। ठीक है, वहां पे उन्होंने न्यूक्लियस के हेरेडिटी फंक्शन को डिस्कवर किया था। एसिटाबुलारिया क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा आलजी है, यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लियर। क्योंकि यूनिसेलुलर है, इसके अंदर सिंगल ही न्यूक्लियस है, यूनिसेलुलर। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियर ग्रीन एल्जी, एसिटाबुलारिया। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस कंप्राइजेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हिच इज डबल वॉल्ड विद पेरीन्यूक्लियर सेल इन बिटवीन। देखो, न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन डबल वॉल होता है, दोनों वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं क्या? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। हैज पोर्स एनक्लोज्ड बाय एन्युली, फैसिलिटेट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम है? न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर कम्युनिकेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रखता है। ठीक है, सेल का जो मटेरियल से, ठीक है, आना जाना, उसका ट्रांसपोर्ट कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डिसअपियर्स ड्यूरिंग माइटोसिस ड्यूरिंग लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में जब डिवाइड होगा, सेल का डिवीजन होगा ड्यूरिंग माइटोसिस, लेट प्रोफेज में सेल मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस इट इज द साइट ऑफ आरआरएनए और राइबोसोम सिंथेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी एक, इसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इट इज द साइट फॉर आरआरएनए और राइबोसोम सिंथेसिस। फिर आता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? वो हेरिडिटरी मटेरियल होता है। डीएनए, इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड हिस्टोप्रोटीन। इट कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के बाद क्रोमैटिन क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा क्या? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का जो एंट्रेंस के बारे में हमने जो बेस्ट है। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है, मैंने तुमको नीचे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है, वहाँ पे मुझे आके डाउट तुम पूछ सकते हो, सबके डाउट्स में क्लियर कर दूंगा वहाँ पे। अगर फिर भी तुमको पर्सनली मैं डाउट क्लियर नहीं कर सकता, तुमको लगा कि नहीं डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। मतलब लेकिन डाउट पूछना, कुछ भी डाउट हो उसको पूछना। ठीक है,
अगर तुमको ये वाला पीडीएफ चाहिए, ये वाला वीडियो, वो भी मैंने उस डिस्क्रिप्शन में तुमको दे दिया है। ये वाला वीडियो वहां से निकाल के बस एक बार इसको रीडिंग कर लेना, ठीक है। सब चीज तो तुमने 2 साल में पढ़े होंगे, ठीक है। बस इसको एक बार इसको सिर्फ रीडिंग मार लेना, तुमको अच्छे से ये वाला याद रह जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे हैं, कुछ न्यूमोनिक्स मैंने ऐड किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इनमें ऐड किए हैं जो एम्स और जिपमे में तुमको हेल्प करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है। अगर ये मतलब ये जो मटेरियल है ये तुमको बहुत हेल्प करेगा, लेकिन ये तब भी तुमको हेल्प कर सकते हैं नीट बायोलॉजी में 330+ रखने में, जब तुम एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी का याद रखना, पूरा कंप्लीट करना, फिर इसको पढ़ना, ठीक है। ये सिर्फ तुमको मतलब एक रिकैप करा देगा, ठीक है। एक समरी बना देगा, रिकैप करा देगा, कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी तुम्हारे माइंड को ऐड कर देगा, ठीक है। इस सबको याद रखना। कुछ भी डाउट हो मुझे जरूर पूछना, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।